नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और आज हम जो बिहार पे लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो आज जो बिहार में जो घटनाएं घट रही हैं, चुनाव से संबंधित सारी जो बातें हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारी साथी शिप्रा झा भी हैं, जो अभी बिहार से पूरा घूम कर वहाँ का जो है ना, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी जो वहाँ पर ग्राउंड पे गई हैं, वहाँ बिहार में कैसा माहौल है, वो तमाम चीज़ें भी बताएंगी। तो आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल कांग्रेस की जो कार्य समिति की बैठक हुई, उसके बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच में शायद थोड़ी सी दूरियां कम हुई हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों ने मिलकर के अति पिछड़े को वो करने के लिए, लुभाने के लिए, क्योंकि मालूम है कि अति पिछड़ा नीतीश कुमार के साथ एनडीए के पाले में है, तो वहां से खींचने के लिए वो अपना एक अलग ही प्रस्ताव लेकर के आए हैं, तमाम चीजें लुभाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ओवैसी ओवैसी जो है सीमांचल के इलाके में ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि आरजेडी हमें या महागठबंधन में शामिल किया जाए, 6 सीटों की मांग कर रहे हैं वो। वहीं दूसरी तरफ अगर महागठबंधन में उनको शामिल नहीं किया जाता, तो वो ताल ठोकेंगे महागठबंधन के खिलाफ, क्योंकि अल्टीमेटली जो वोट बैंक है दोनों का बड़ा सिमिलर है। शिप्रा, ये बताइए कि आप गई अभी हाल में वहां पर, तमाम जो देखा आपने किस तरह चल रहा है। एक हम यहाँ पे बैठ के देख पा रहे थे कि दोनों गठबंधन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चुनाव से पहले मतलब महागठबंधन में जो चीजें थी, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में डिस्टेंस साफ दिख रहा है। एनडीए ने थोड़ा सा बेहतर किया, खासकर अमित शाह के दौरे के बाद वहां पर चीजें बेहतर हैं। क्या लग रहा है आपको पूरे एक बिहार का जो सीन में आपने वहां पे जाने क्या एक्सपीरियंस किया अभी? बिल्कुल, अगर हम इसको देखें तो उसमें अगर बात इंडिया ब्लॉक की कर लेते हैं, और जैसे कि आपने जिक्र किया कि सीडब्ल्यूसी की बैठक हाल ही में हुई, तो इस बैठक में एक तो दिखा कि कांग्रेस कांग्रेस और राहुल गांधी क्योंकि पिछले दिनों यात्रा भी की थी बिहार में, वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने। तो एक इंडिया ब्लॉक में जो है ये देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस अभी ए टीम बनने की जो बात पहले से वो कर रही थी, वो सच में उस दिशा में आगे बढ़ रही है, और जो आरजेडी है वो उसके साये में आती हुई नजर आ रही है। भले ऐसा माना नहीं जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है, आरजेडी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन एक जो मुझे यहाँ पे पॉइंट ऐसा दिखता है कि अगर आप एनडीए की बात करें तो वहां पे एक साझा कार्यक्रम चल रहा है। एनडीए के जो 5 दल है, जिसे वो पांडव कहते हैं, और वो सभी 5 दल साथ में एक कार्यक्रम भी शुरू कर चुके हैं, और वो अब एंड पे भी आ चुका है। लेकिन महागठबंधन का कोई ऐसा साझा कार्यक्रम अब तक दिखा नहीं। बात अगर कांग्रेस की करे तो यहाँ पे जितनी भी योजनाएं हैं, बात अगर माई बहन मान योजना की कर लीजिए, भले आरजेडी ने इसे सबसे पहले प्रोजेक्ट किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसे एक अलग तरीके से, एक अलग कार्यक्रम करके प्रोजेक्ट किया जा रहा था, फॉर्म भरवाए जा रहे थे, और अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं हुआ है। लेकिन अभी से ये दबाव बनाने की एक कोशिश की जा रही है कि आरजेडी से ज्यादा सीटें ली जाए, क्योंकि आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं था। इनफैक्ट उस टाइम कांग्रेस पर ये आरोप लग रहे थे कि अगर कांग्रेस बेहतर परफॉर्म कर लेती तो सरकार बन जाती। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो इस बार कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो ज्यादा जरूर बिहार में थी, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस पहले से माहौल क्रिएट करे ताकि बार्गेनिंग पावर यानी शिप्रा वही बात बता रही जो हमको बार बार बता रहे थे कि जो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ड्राइवर सीट पर बैठने की। जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो ड्राइवर सीट पर वैसे तो बैठे थे तेजस्वी यादव, लेकिन हीरो बनकर घूम रहे थे राहुल गांधी। और वो कांग्रेस का पूरा जो प्रोजेक्शन है बार्गेनिंग के लिए, और कांग्रेस ये भी देख रही है कि बिहार में एक ऐसी जमीन तैयार की जाए जो आगे आने वाले चुनाव में, आम लोकसभा चुनाव और बाकी जो चुनाव है उसको फायदा हो। तो कांग्रेस अपना आगे का भी वो अपना जो कहते हैं ना कि आगे के टारगेट फिक्स कर रखा है। लेकिन एक बात बताइए कि क्या दिक्कत है आखिर? बार बार आज जब कल भी पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पायलट से भी पूछा गया कि ये सचिन पायलट से पूछा गया कि भाई सीएम कैंडिडेट, तो उन्होंने टाल दिया। क्या दिक्कत है? क्यों तेजस्वी को? जबकि ये तो फैक्ट है कि अगर सरकार महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो तेजस्वी ही सीएम बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी कांग्रेस क्यों पीछे हट रही है? क्यों इन चीजों को आगे नहीं लेकर के आ रही है? देखिए, ये बहुत बड़ा कारण है, और इस सवाल का जवाब ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट आज ही मैं डिबेट भी जब कर रही थी तो भी मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से यही सवाल पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। आरजेडी तो खुलेआम कह रही है, इनफैक्ट तेजस्वी यादव का बड़प्पन देखिए, राहुल गांधी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2029 में इनको प्रधानमंत्री बना देंगे, और एट द सेम टाइम राहुल गांधी से पूछा गया तो वो चुप्पी साध गए। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है इसके पीछे? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि एक दबाव बनाया जाए आरजेडी पर, क्योंकि आरजेडी की तरफ से हमेशा ये देखने को मिला है कि वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर तेजस्वी यादव प्रोजेक्ट करते हैं, और पार्टी आरजेडी जो है भी बड़ी पार्टी उनकी है, प्रोजेक्ट करती बड़े भाई के तौर पे तो है गठबंधन, बिल्कुल है। और हमेशा से ऐसा हुआ है कि अगर जहां जहां कांग्रेस मजबूत हुई है वहां वहां क्षेत्रीय पार्टी जो है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से वो तैयारी की जा रही है, और सीएम फेस को लेकर के अभी भी प्रॉब्लम तो है उसमें, और वो लोग बस ये कह के बच रहे हैं कि एनडीए ने भी घोषणा नहीं की है। हालांकि एनडीए की तरफ से तो कहा कि हमारे नीतीश सीएम है, इस बात को लेकर के अड़े रहते वो, आई एम श्योर वो
अमित शाह का जो आर्टिकल था उसको लेकर के आ जाते हैं सामने। बट हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है और मे भी शायद इसके पीछे लेकिन कुछ ये वजह जो हो। बताइए, ठीक है, ये बार्गेनिंग के लिए कर रहे हैं, दोनों आपस में कर रहे होंगे, सीटों के बंटवारे को लेके जो भी कर रहे होंगे, लेकिन एक तो मैसेज तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनमें तो गलत मैसेज आ रहा है कि बिल्कुल। दोनों पार्टियां दो अलग-अलग डायरेक्शन में जा रही हैं और चुनाव बहुत करीब है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम है। अब आपका अगर आगे नवंबर में चुनाव होता है, सितंबर खत्म होने वाला है, तो मुश्किल से 1 डेढ़ महीने का टाइम है चुनाव प्रचार के लिए, बाकी चीज़ें। लेकिन अगर अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर उनका कोई फाइनल फॉर्मूला नहीं आया है, एक बात कर, ऐसी बातें कॉमन कर रहे हैं जो दोनों करना है कि अति पिछड़े को लुभाओ, क्योंकि उसको इंडिया से तोड़ के उनको उधर लाना है, लेकिन इससे तो काम नहीं चलने वाला। इनफैक्ट इसमें भी नुकसान मुझे लगता है आरजेडी का ही होने वाला है, क्योंकि ये जो कास्ट पॉलिटिक्स की आइडेंटिटी रही है और खासतौर पर अति पिछड़ा वोट बैंक की, तो ये जेडीयू जैसी पार्टी हो गई, आरजेडी जैसी पार्टी हो गई, इसने इसको आगे बढ़ाया है। अब कांग्रेस, जैसा आप बता रहे थे कि आज उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया है आरजेडी खासतौर पर उनके लिए, अति पिछड़ा वालों के लिए, तो अगर मान लीजिए कांग्रेस अब इन मुद्दों को उठा के आगे बढ़ेगी तो वोट बैंक की सेंधमारी तो आरजेडी में ही होने वाली है, एक तरीके से नुकसान ही होगा आरजेडी को। ये आपने जो बात बताया उसको थोड़ा बता दो, पीछे लेके चलो। जो यूपी में जब ऐसी इस तरह से हुआ, जब लोकसभा का जो चुनाव हुआ, तो कांग्रेस को 6 सीटें ही आई थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने अच्छी खासी जो दलित वोट बैंक में उन्होंने जो कि समाजवादी पार्टी कई सालों से चाह रही थी, मायावती के जो उस वोट बैंक में वो नहीं कर पाए, तो कांग्रेस ने किया और दलित का एक बहुत बड़ा हिस्सा या कांग्रेस में आके आया, वोट किया। तो ये एक डर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी कहीं डर होना भी चाहिए कि अगर कांग्रेस कोई प्रोजेक्ट, देखिए कांग्रेस का एक नेशनल प्रेजेंस है और वहां पर उसको पता है, कांग्रेस को एक बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि जिस तरह से तेलंगाना के बाद और कर्नाटक के चुनाव के बाद जो हुआ है कि मुस्लिम ध्रुवीकरण जो है, जहां जहां अगर कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत है तो मुस्लिम कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब कांग्रेस की नजर है यूपी बिहार पर, क्योंकि अगर जो केंद्र में सत्ता की जो चाबी है ये 2 स्टेट से होकर के जाती है, जब तक यहां पर कांग्रेस आपको मजबूत नहीं करेगी। और यही सेम फार्मूला, ये अगर आप टसल देखेंगे तो यूपी में भी अखिलेश और राहुल के बीच में सेम टसल है, यही सेम यहाँ पर हो रहा है कि दोनों पार्टियों को डर लग रहा है कि कांग्रेस मजबूत हुई तो ये कमजोर हो जाएंगे, तो मिलाजुला के। लेकिन एक बात बताइए कि ओवैसी एक ऐसी चीज है कि देखिए, आप उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते हो। पिछली बार भी 5 उनके विधायक चुनकर के आए और सीमांचल के इलाके में अच्छा खासा डेंट मारा जो महागठबंधन को है। इस बार भी ताल ठोक रहे हैं, जम के ताल ठोक रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई अपनी बातों को छुपा रहे हैं, हालांकि उन्होंने ऑफर किया गठबंधन का, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तेजस्वी और कांग्रेस उनको सीटें देने जा रही है। बिल्कुल। पिछली बार भी बात करें, जैसा आप बता रहे कि 5 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी और इस बार मुझे लगता है अभी वो सीमांचल में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और आई एम श्योर कुछ दिनों तक वो बिहार में कैंप भी करेंगे। इसमें भी मुझे लगता है कि नुकसान आरजेडी का है, क्योंकि एमवाई समीकरण रहा है आरजेडी का और उसमें अगर ओवैसी आ जाते हैं तो फिर उनको ज्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि गठबंधन को लेकर जो बातें कही जा रही है तो पहले इग्नोर तो उन्होंने कर ही दिया, लालू प्रसाद की तरफ से जवाब आ ही चुका था कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन ओवैसी की तरफ से सीमांचल में स्ट्रॉन्ग भागीदारी दिख रही है और मुझे लगता है कि नुकसान महागठबंधन का ही होगा। अच्छा, महागठबंधन को होगा। लेकिन ये बताइए कि जब आप वहां पे बिहार में गई, प्रशांत किशोर की चीजें टीवी में तो बहुत आ रहा है, बाकी चीजें बहुत दिख रही हैं, भीड़ भी काफी जुट रही है, लेकिन आप जब वहां पे गई तो कुछ आपको ऐसा दिखा? क्या वो एक्चुअल भीड़ है? क्या वो जो भीड़ है वोट में कन्वर्ट होगा? क्या ऐसा कुछ है प्रशांत किशोर की? देखिए, पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए तो प्रशांत किशोर की जो बातें हैं बहुत अपीलिंग तो हैं, लेकिन ये अपीलिंग बातें उन लोगों तक पहुंचती है जो कि लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इसको ऐसे समझ पाते हैं। बिल्कुल देहात में जाके, गांव में जाकर लोगों को ये समझाना, वो भी बिहार जैसे राज्य में जहां की कास्ट पॉलिटिक्स होती रही है और आप उसको कास्ट को अभी भी आप हटा नहीं कर सकते। हाँ, तो उसमें जाकर के प्रशांत किशोर उस तरीके से चमत्कार एक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बड़ी बात थी। हाँ, लेकिन मैंने ये जरूर देखा कि हर एक जिले में जहां जहां से मैं गुजरी वहां पर जनसुराज के 1-2 गाड़ियां मुझे दिख जाती थी, जो प्रचार गाड़ी होती थी और वहां पे प्रचार भी किया जाता था। लेट्स सी इसमें प्रशांत किशोर कितने बड़े फैक्टर तो ये तो जाहिर है कि लगता है कि प्रशांत किशोर अपना, उनकी पार्टी का भला हो या ना हो, जनसुराज का मतलब भला हो ना, लेकिन पार्टी, दूसरी की पार्टी तो जरूर खराब करेंगे, जो लक्षण दिख रहे हैं। हाँ, ये तो विरोधी भी कह रहे हैं कि वोट कटवा पार्टी जो है वो वोट तो काटेंगे। हाँ। लेकिन अब एक चीज शिप्रा, मुझे जो चीज देखी है कि अभी तक जो तेजस्वी बिल्कुल बहुत काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, फॉर्म में दिख रहे थे, ऐसा अग्रेसिव दिख रहे थे, अभी से कुछ हफ्ते पहले तक ही दिख रहे थे। अचानक 2 प्रॉब्लम उनको घेर रखा है। एक तो कांग्रेस ने उनकी परेशानी बढ़ा रखी है, दूसरा परिवार के अंदर से जिस तरह से वो आ रही है, इसकी वजह से जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे दिखे हैं। अभी जो हाल उनको देख रहा हूँ कि जिस तरह बातें, चाहे जो भी कर लें, दावा कर लें, जो भी कर लें, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अलग थलग पड़ते जा रहे हैं वो।
नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर लालू प्रसाद के पूरे परिवार की बात करें, सबसे पहले लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई की और उन्हें पार्टी से निष्कासित किया। उनकी तरफ से भी हमने देखा कि वो एक नया मोर्चा बना करके घूम रहे हैं और अपना एक पोजीशन दिखा रहे हैं। इनफैक्ट एक वक्त तो अब रोहिणी आचार्य का जो विवाद सामने आया है, खासतौर पर संजय यादव को लेकर के, एक इससे तो ये जरूर साफ हो रहा है कि तेज प्रताप यादव हो या रोहिणी आचार्य हो, वो संजय यादव से नाराज तो चल रहे हैं। और ये लग रहा है कि संजय यादव का मे भी शायद दबदबा उनके परिवार में वैसा है, क्योंकि अगर तेज प्रताप के अगर बयानों को देखें तो वो भी जयचंद की बात करते हैं, नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इशारा मुझे लगता है उनके साइड ही है। और रोहिणी आचार्य भी लगातार पोस्ट पे पोस्ट कर रही हैं, तो उनके पोस्ट से भी दिख रहा है कि लालू फैमिली में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है यही वजह है, जैसा आप बता रहे कि दो प्रॉब्लम उनके साथ है। कांग्रेस ने परेशानी बढ़ाई है, परिवार के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। वो संजय यादव जब बिहार में अधिकार यात्रा हो रही थी, उस वक्त वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गए थे, तो इस पर विवाद हो गया। तो अंदर खाने भी परिवार के अंदर कुछ ना कुछ वैसी चीजें चल रही हैं। देखना होगा इन दोनों चुनौतियों से कैसे बाहर निकलते हैं तेजस्वी। हाँ वही, और तीसरा चैलेंज ओवैसी जो है सीमांचल के इलाके में पेश करने वाले हैं। उनके तेवर बड़े अग्रेसिव दिख रहे हैं। अगर महागठबंधन ने उनको अगर अपने साथ नहीं लिया। आपको क्या लगता है धर्मेंद्र जी, अगर आपसे पूछा जाए बिहार चुनाव में अभी जो भी हलचल हो रही है, उसमें क्या लगता है आपको? देखिए बिहार चुनाव में तो उसका प्रेडिक्शन बड़ा मुश्किल होता है करना, क्योंकि देखिए अंत में वही आती है कि बाकी जितनी बातें करने कर लीजिए, लेकिन अंत में कास्ट फैक्टर एक ऐसा आता है कि वहां पर जिसने जिसको भुना लिया और वो उसके काम आ जाता है। लेकिन जो अभी दिख रहा है, अभी जो संकेत दिख रहे हैं चुनाव के 1.5 महीने पहले का जो माहौल दिख रहा है, महागठबंधन के पास मुझे लगता है एक अच्छा मौका था, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नीतीश कुमार के अगेंस्ट था। नीतीश कुमार से लोगों में नाराजगी भी थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसको भुनाने के बजाय जो महागठबंधन है उसको और बिल्कुल उनके फेवर में कर दिया। तो जो एंटी इनकम्बेंसी जो खिलाफ जाना चाहता है एनडीए का, मुझे लगता नहीं कि जो जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है और जो तमाम फैक्टर हैं, तो वो दिख नहीं रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं फायदा एनडीए को होने वाला। और खासकर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद एनडीए के अंदर जो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सेटल दिख रही है। तो चुनाव से पहले महागठबंधन के अंदर प्रॉब्लम, ये बात जरूर चिराग पासवान को लेकर के भी हाँ कहा है, जा रहा है, लेकिन वो जब थोड़े से मुझे लगता है सेटल हो जाएगा। ऐसे इस तरह से खुल के ऐसा कोई नहीं कर रहा है वो। उनको देखिए क्योंकि उनको कुछ अच्छी सीटें चाहिए। हर कोई, जैसे चिराग ने इशारा किया था कि हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी वाली सीटें चाहिए, यानी कि विनिंग सीटें चाहिए। ये तो हर पार्टी चाहती है चुनाव से पहले, तो उस तरह की बार्गेनिंग तो रहेगी, उसे कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल इंडिया का अभी सेटल लग रहा है, लेकिन चुनाव में कितना हो पाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। कि पब्लिक का माइंड पढ़ना और स्पेशली बिहार के लोगों का माइंड पढ़ना कि 2015 का चुनाव देखिए क्या है और अभी पिछली बार भी क्या। लेकिन एज तो है इंडिया के पास, अभी फिलहाल एज दिख रहा है, लेकिन ये चुनाव तक रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, मुझे लगता है मोटे तौर पे कांटे का मुकाबला तो है। बिल्कुल, मतलब तेजस्वी लाख परेशानी के बावजूद तेजस्वी के पास एक सॉलिड वोट बैंक है और वो उसका फायदा उनको मिलेगा भी। लेकिन है कि बाकी को कितना जोड़ पाते हैं ये बड़ा क्रिटिकल होगा। अगर वो नहीं जोड़ पाएंगे तो फिर नतीजा पुराना रहने वाला है। अगर कुछ में एड ऑन करते हैं तो जाहिर तौर पे महागठबंधन को फायदा होगा। बिल्कुल। अगर हम इससे 2020 विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो उसमें भी तेजस्वी यादव ने प्रूफ तो कर दिया एक तरीके से कि वो बिहार के बड़े नेता हैं। लार्जेस्ट पार्टी उनकी बनी थी उस वक्त भी। अभी मुझे लगता है कि बीजेपी एक सीट से थोड़ी ज्यादा आगे है, कुछ विधायक इनमें आ गए थे, एड ऑन हो गए थे। लेकिन फिर भी बिहार में आरजेडी का एक अस्तित्व भी लालू प्रसाद के बगैर, क्योंकि उस वक्त लालू प्रसाद सक्रिय नहीं थे चुनाव में, और तब अकेले अपने बलबूते तेजस्वी यादव ने ये इतना अच्छा परफॉर्म किया था। तो मुझे लगता है इस बार भी उसी तरीके से वो मुद्दे उठा भी रहे हैं। तो ये चुनाव एक्चुअली तेजस्वी के लिए करो या मरो का चुनाव है। बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है। अगर इस इम्तिहान में पास हो जाएंगे तो उनका आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और अगर रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया तो उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, केस उनके खिलाफ केस भी हैं, तमाम जो चीज़ें हैं। लालू परिवार के लिए मुसीबत की घड़ी आ जाएगी, क्योंकि जब सत्ता में के बाहर अभी इस तरह की बाहर प्रॉब्लम चलेगा, चुनाव हार जाएंगे तो अभी जो परिवार के अंदर का भी जो दिख रहा है ना, वो और बढ़ जाएगा, वो जो कलह है और बढ़ जाएगी वो। तो उसके बाद जो चीज़ें हैं वो तेजस्वी के लिए फिर होगा ना बहुत मुश्किल होगा। तो फिलहाल जो ये चुनाव का जो माहौल है वहाँ पर दोनों गठबंधन के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं, तैयारियाँ बहुत ज़ोरों पर है। अब चुनाव का जो माहौल है बिल्कुल सज गया है। अब सारे जितने बिग प्लेयर हैं वहाँ पर पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने CWC की मीटिंग करके, एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग करके साबित किया है कि वो भी कितना सीरियस है इस बार के चुनाव को लेकर। तो माहौल बिल्कुल चुनाव का गर्म हो चुका है। सारे अपडेट्स के साथ हम आपके पास फिर और लेकर के आएंगे। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। और शिप्रा अगली बार फिर जब बिहार जाएंगी, वहां से जब वहां से अपडेट्स लेकर आएंगे तो फिर हम उनके साथ बात करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।